नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पार्थ और आज मैं लेकर के आया हूँ फिर से एक बार हम अवध से जुड़ रहे हैं और अवध का आज जो भाग है वो अवध भाग 8 है। इससे पहले अवध के 7 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं और आज अवध का 8वां भाग है। तो आज का मूल जो टॉपिक है वो है आशफ-उद-दौला, यानी कि शुजा-उद-दौला का बेटा आशफ-उद-दौला, जिसका शासनकाल जो रहा वो 1775 से लेकर 1797 तक रहा। और आशफ-उद-दौला के बाद के जो भी नवाब अवध में बने वो योग्य नहीं रहे, या कहा जाए तो उतना योग्य नहीं रहे कि उन्हें विस्तार से पढ़ा जाए। ठीक, आसफ-उद-दौला के बाद के नवाबों पर एक तरह से कहा जाए तो अंग्रेजी शिकंजा इतना ज़्यादा कस गया कि अब वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वैसे तो अगर देखा जाए तो शुजा-उद-दौला के समय से ही अंग्रेजी शिकंजा अवध पे बहुत तेजी से कस गया, जबकि 1764 का बक्सर का युद्ध शुजा-उद-दौला हारे और इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजा-उद-दौला ने हस्ताक्षरित यानी सिग्नेचर किया। उसके बाद से ही धीरे-धीरे अंग्रेजों का हस्तक्षेप अवध में बढ़ता गया और शुजा-उद-दौला के बाद के शासनकाल में वो हस्तक्षेप कहीं ज़्यादा बढ़ता चला गया और आशफ-उद-दौला की मृत्यु के बाद तो एक तरह से पूरे अवध को लगभग अंग्रेजों ने कब्जा ही कर लिया। तो आज उसी अवध के पूरे क्षेत्र के बारे में हम लोग विस्तार से बातें करेंगे। इसके बाद एक अंतिम नवाब, वैसे तो इनके बाद कई नवाब आए, जैसे नवाबों का क्रम आप देख लीजिए तो शहादत अली खान जिन्होंने की अवध की स्थापना की, उसके बाद सफदर जंग, उसके बाद शुजा-उद-दौला, उसके बाद आशफ-उद-दौला, यानी हम अभी अवध के चौथे नवाब को पढ़ रहे हैं। इनके बाद वजीर अली जो इनके बेटे होंगे, उनको मारकर शहादत अली खान द्वितीय, फिर गयासुद्दीन हैदर अली, नसरुद्दीन हैदर अली, मोहम्मद अली शाह, अमजद अली खान, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो हैं ये अवध के अंतिम नवाब हैं और इन्हीं वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी ने अवध राज्य को उनसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया और वाजिद अली शाह को बंगाल भेज दिया गया। ठीक, तो आप एक तरफ देख चुके हैं 1775 में आसफ-उद-दौला इधर नवाब बन रहे हैं। कहाँ? अवध में आसफ-उद-दौला 1775 में नवाब बन रहे हैं और उधर बंगाल में 1775 में नवाबियत समाप्त कर दी जा रही है। ठीक, यानी अवध के बाद के जो क्षेत्र हैं, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, आसाम का कुछ भाग, झारखंड, तो ये जो भाग है इधर नवाबियत समाप्त हो गई, यानी पूरे बंगाल में नवाबियत समाप्त कर दी गई। कब? 1775 में ही। और किसके आदेश पर? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट तो 1773 में आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1773 में उसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। ठीक, और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही पहली बार बंगाल में बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। ठीक, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा जो बंगाल की नवाबियत थी उसे नष्ट कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। तो एक तरफ जहां आसफ-उद-दौला अवध के नवाब बन रहे हैं 1775 में, उसी तरफ 1775 में ध्यान रखिएगा कि एक तरफ नवाबियत बंगाल की समाप्त कर दी जा रही है। ठीक, क्लियर है? तो एक तरफ पूरी तरह से बंगाल समाप्त, 1775 में बंगाल समाप्त, ये बंगाल की हालत है कि 1775 में बंगाल के साथ क्या हो रहा है, तो बंगाल क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। बंगाल समाप्त हो जाने का मतलब ये है कि वहां पर नवाबियत समाप्त हो जा रही है, या यूं कहें
तो जो मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी वो बंगाल में समाप्त हो गई है और बंगाल में अंग्रेजी शासन चल रहा है। ठीक, 1775 में मुबारक उद्दौला बंगाल के अंतिम नवाब थे। आखिरी नवाब मुबारक उद्दौला थे और उन्हीं से, मुबारक उद्दौला से ही बंगाल की नवाबियत समाप्त हो जा रही है। मुबारक उद्दौला को अगर ले करके देखा जाए तो कुल 11 बार वहां नवाब बन चुके हैं। कौन कौन, तो एक बार उसे देख लीजिए। मुर्शीद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे जिन्होंने बंगाल को स्थापित किया, एक तरह से बंगाल को सजाया संवारा 1717 से लेकर 1727 तक। फिर उसके बाद सुजाउद्दीन आए 1727 से लेकर 1739 तक। फिर सरफराज खान आए 1739 से लेकर 1740 तक। फिर अलवर्दी खान आए 1740 से लेकर 1756 तक। फिर सिराजुद्दौला आए 1756 से 1757 तक। फिर उसके बाद मीर जाफर आए 1757 से 1760 तक। फिर मीर कासिम आए 1760 से 1763 तक। फिर उसके बाद फिर मीर जाफर आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मीर जाफर 1763 से 1765 तक। फिर नजीम उद्दौला 1765 से 1766 तक। फिर सैफ उद्दौला 1766 से 1770 तक। फिर उसके बाद मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 तक। यानी अगर नवाबियत देखी जाए तो कुल 10 नवाब ने राज्य किया। कहां? बंगाल में कुल 10 नवाबों ने, जिसमें से एक नवाब जो जिनका नाम मीर जाफर था वो 2 बार बंगाल के नवाब बने थे। क्लियर है? और बंगाल की पूरी स्टोरी आप समझ चुके हैं, तो चलिए इसे आप छोड़ देते हैं। तो एक तरफ बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में नवाबियत समाप्त कर दी जा रही है। अवध में क्या हो रहा है, तो अवध में चौथे नवाब आसफ उद्दौला गद्दी पर बैठ रहे हैं। लेकिन इस समय तक क्या क्या हो चुका है वो समझ लीजिए। इस समय तक जो इलाहाबाद की संधि है वो हो चुकी है। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत बहुत ढेर सारा रुपया अवध पर बाकी है, वो अंग्रेज बार बार लेने का प्रयास कर रहे हैं और ले रहे हैं। इस समय तक आसफ उद्दौला की गद्दी पर बैठने तक बनारस विद्रोह हो चुका है एक तरह से, या यूं कहें तो चैत सिंह बागी हो गए हैं। ठीक, अंग्रेजों से विद्रोह उनका हो चुका है। इस समय तक अवध के बेगमों की लूट हो चुकी है। आप या अवध के बेगमों की लूट एक तरह से मान लीजिए अभी होगी, अभी हुई नहीं है। अभी अवध के बेगमों की लूट होगी आसफ उद्दौला के शासनकाल में ही। तो अब इस समय दक्षिण भारत का क्या हाल है, तो दक्षिण भारत में थोड़ा सा देख ले रहे हैं। बालाजी विश्वनाथ जो कि पहले पेशवा बनाए जाते हैं साहू जी महाराज द्वारा, वैसे तो पेशवा शिवाजी के समय से ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पेशवा जिन पर क्योंकि शिवाजी के मरने के उपरांत पेशवा का जो पद था, जो कद था, वो छोटा हो गया था। साहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को फिर से ही वो कद भी दिया और वो पद भी दिया। तो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं कब? 1713 से 1720 तक। उसके बाद उनके बच्चे बाजीराव पेशवा बनते हैं 1720 से 1740 तक। ध्यान रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवाई जो है वो वंशानुगत हो गई। उसके पहले जो पेशवाई थी वो वंशानुगत नहीं थी, बल्कि योग्यता के हिसाब से दी जाती थी। लेकिन बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवाई क्या हो जाती है, वो वंशानुगत हो जाती है। उसके बाद बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। याद होगा 1761 के युद्ध में मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं, और अहमद शाह अब्दाली से जब मराठे हार जाते हैं तो उनकी शक्ति बहुत ही क्षीण हो जाती है। आप जानते हैं कि एक समय एक दिन में मरने वालों की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो किसकी है, तो अहमद शाह अब्दाली के उसी युद्ध में है। जो एक दिन में पानीपत के तृतीय युद्ध में सबसे ज्यादा लोग मरे थे, तो वो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा लड़े गए उसी युद्ध में मरे थे, अगर द्वितीय विश्व युद्ध को हटा दिया जाए तो। उसके बाद माधवराव 1761 से 1772 तक, नारायण राव 1772 से 1773 तक, रघुनाथ राव 1773 से 1774 तक, और नारायण राव द्वितीय 1774 से 1795। यानी कि जब आसफ उद्दौला अवध के नवाब बन रहे हैं उस समय नारायण राव द्वितीय जो हैं वो मराठा साम्राज्य को संभाले हुए, यानी पेशवाई जो है उनके हाथों में है, और वो एक नाबालिग बालक हैं।
नारायण राव द्वितीय। और नारायण राव किसके पुत्र हैं? तो नारायण राव द्वितीय जो है वो नारायण राव के ही पुत्र हैं। ठीक है, इन्हें और भी कई नामों, नारायण राव द्वितीय को और भी कई नामों से जाना जाता है, हो सकता है आप दूसरा नाम जानते हो, यहाँ ध्यान रखिएगा नारायण राव लिखा हुआ है। तो नारायण राव द्वितीय जो है वो किसके पुत्र हैं? नारायण राव के ही पुत्र हैं, और इस समय नाबालिग हैं, लेकिन जो राज्य का पूरा कार्यभार है वो नाना फडणवीस चला रहे हैं। मात्र नारायण राव द्वितीय एक कठपुतली की तरह नाना फडणवीस की सारी बातें मान रहे हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि नाना फडणवीस के बातों से परेशान होकर के ये नारायण राव द्वितीय जो है ये आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, 1774 से 1795 तक मराठाओं का जो नेतृत्व है वो नारायण राव ने तो किया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जो था वो इनका जो संचालन था वो कहीं ना कहीं नाना फडणवीस ने किया, क्योंकि नारायण राव द्वितीय जो है वो अभी बालिक नहीं है, और बालिक नहीं है यानी छोटे बच्चे हैं, मात्र छोटे से बच्चे को बैठा दिया गया है गद्दी पर, और पूरा कार्यभार नाना फडणवीस चला रहे हैं। तो इसी तरह से नाना फडणवीस पूरी बातों को देख रहे हैं, पूरी बातों को हैंडल कर रहे हैं, और उनसे परेशान होकर, उनकी बातों से परेशान होकर, क्योंकि उनका कहा कुछ हो ही नहीं रहा है, परेशान होकर जो नारायण राव है वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। और उसके बाद नाना फडणवीस बाजीराव द्वितीय को क्या बना देते हैं? तो पेशवा बना देते हैं। बाजीराव द्वितीय कौन है? तो बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र है। ये अब रघुनाथ राव इसमें कहां से आए? रघुनाथ राव ये वही रघुनाथ राव हैं जिन्होंने सत्ता पाने के लिए कहीं ना कहीं अंग्रेजों को इसमें इंक्लूड कर दिया, अंग्रेजों को इसमें लेते आए। तो ये 1775 का वही समय है जब आंग्ल मराठा युद्ध भी शुरू हो रहा है। ठीक है, 1775 का उस समय जब आंग्ल मराठा युद्ध भी शुरू हो रहा है, यानी कि देखिए 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध इधर हो रहा है मराठों के साथ, 1775 में बंगाल पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, 1775 में अंग्रेज मराठों से भी लड़ रहे हैं, 1775 में बंगाल को नष्ट कर दिया गया है, 1775 में अवध का नवाब आशफुद्दौला को बनाया दिया गया है, और इनसे बार बार पैसे की डिमांड हो रही है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इस समय हाँ, और दक्षिण में एक और राज्य है, कौन सा राज्य? तो मैसूर साम्राज्य, उसकी भी बात देख ले रहे हैं। तो उसमें इस समय कौन शासक है? तो वो मैसूर साम्राज्य काफी तेजी से इस समय प्रगति कर रहा है, और उसके राजा हैदर अली हैं। ठीक है, हैदर अली जो कि जिनका शासनकाल 1761 से लेकर 1782 तक रहा। हैदर अली ने पानीपत के तृतीय युद्ध का भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि उस समय जो निजाम थे वो कमजोर हो चुके थे या कमजोर हो रहे थे, वहां उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। दूसरे मराठा जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने में ही लड़ रहे हैं, और 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध से मराठे कमजोर हो चुके हैं, तो उसका भी इन्होंने लाभ उठाया। और इन सब का लाभ उठाकर मैसूर साम्राज्य या हैदर अली बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों को बहुत तेजी से कब्जा करते हैं। ठीक है, अब ये बात अलग है कि 1799 में ही उनका जो पुत्र है टीपू सुल्तान, वो लड़ते हुए रंगपट्टम के द्वार पे मारे जाते हैं, लेकिन 1761 से 1799 तक वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़े, बहुत तेजी से उदित हुए, एक साम्राज्य बहुत तेजी से बनाया, अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा उन्होंने इंप्रूव किया। यहीं से कहा जाता है तो रॉकेट का विकास एक तरह से हुआ, युद्ध में लड़े जाने वाले रॉकेटों का विकास एक तरह से हुआ, और फिर 1799 तक एक समाप्त भी हो गए। अंग्रेजों ने एक रणनीति के तहत इस पूरे मैसूर को समाप्त कर दिया। तो आप पूरे भारत को इस समय देख लिए कि क्या हो रहा है, फिर से एक बार समझ लीजिए। 1775 में पूरा बंगाल जो है वहां समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी है, जिसके जो जज हैं वो एलिजा एम्पे हैं, और उन्हीं के आदेश से बंगाल में नवाबियत समाप्त कर दी गई। क्लियर। दूसरे हैदर अली को अगर दक्षिण में देख लिया जाए तो हैदर अली इस समय बहुत तेजी से उभर रहे हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों को बहुत तेजी से जीत रहे हैं। 1775 तक की घटना है। ठीक है। तीसरा, जो मराठे हैं वहां कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को, एक कठपुतली को बैठा करके नाना फडणवीस जो हैं वो पूरा देख रेख कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस समय माना जा सकता है कि हाँ,
मराठा थोड़े मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन 1775 तक क्या हो जा रहा है, तो 1775 तक एक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जा रहा है। किसके कारण? तो रघुनाथ राव के कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1775 में प्रारंभ हो जा रहा है, क्योंकि रघुनाथ राव जो है वो भाग करके अंग्रेजों के पास चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको गद्दी नहीं मिल रही है। वो भाग करके अंग्रेजों के पास चले जा रहे हैं और अंग्रेज उनका समर्थन करते हुए आक्रमण कर दे रहे हैं। लेकिन किसी तरह युद्ध चलता है और एक तरह से किसी की जीत हार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में नहीं मानी जा सकती, एक तरह से समझौता हो जाता है। लेकिन मराठे लड़ रहे हैं, अंग्रेजों ने बस अभी शक्ति आंकी है मराठों की, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मराठा युद्ध जो है वो युद्ध नहीं है, वो एक तरह से अंग्रेजों ने बस शक्ति आंकी है, या वॉरेन हेस्टिंग ने बस शक्ति आंकी है। तो अभी देखा गया कि भाई अभी मराठे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो अभी मराठों को छोड़िए और अभी इन मैसूर को खत्म करिए। आपने बंगाल खत्म कर लिया, मैसूर खत्म करिए और अवध को खत्म करिए, मराठों को अभी के लिए छोड़ दीजिए। तो मराठों को अभी के लिए छोड़ दिया जाता है और 1818 तक मराठे कहीं ना कहीं शासन करते हैं। 1775 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है और इसके बाद 1818 तक मराठे शासन करेंगे, ठीक है। और अंतिम जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा उसमें पूरी तरह से मराठों को समाप्त कर दिया जाएगा। बाजीराव द्वितीय जो हैं, जो रघुनाथ राव के ही पुत्र हैं, उनको कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाएगा, ठीक। तो ये पूरा हो गई स्थिति किसकी? भारतवर्ष की, कि उस समय अन्य भागों में भारत के क्या क्या चल रहा है। हाँ, एक बात और छूट गया कि उस समय मुगलिया सल्तनत में क्या चल रहा है। 1775 के समय मुगलिया सल्तनत में क्या चल रहा है, तो 1775 की अगर हम समय देखें तो मुगलिया सल्तनत के जो राजा हैं वो कौन है, तो शाहजहां तृतीय मुगलिया सल्तनत के राजा हैं, जो 1759 से लेकर के 1760 तक राज्य करते हैं। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आते हैं, जो 1760 से लेकर 1806 तक राज्य करते हैं, ठीक है। तो इस समय शाह आलम द्वितीय जो है वो मुगलिया सल्तनत के राजा है, शाह आलम द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1760 से लेकर 1806 तक है। और ये भी पूरी तरह से जो है वो अंग्रेजों के कठपुतली है। कभी मराठे इनको जीत ले रहे हैं तो उससे परेशान हो जा रहे हैं, कभी इनको कोई आंखें फोड़ दे रहा है उसके लिए परेशान हो जा रहे हैं, कभी भाग करके इनको अवध में आकर शरण लेनी पड़ रही है तो उससे परेशान हो जा रहे हैं, कभी मतलब कि एक तरह से अगर मिला करके देखा जाए तो जो मुगलिया सल्तनत है वो अब स्वतंत्र नहीं है। वो कभी मराठों के संरक्षण में रह रही है, कभी अहमद शाह अब्दाली के संरक्षण में रह रही है और कभी कभी वो अवध के संरक्षण में रह रही है। यानी कि मुगलिया सल्तनत स्वतंत्र अब नहीं बची है, उसका अस्तित्व जो है हाँ वो बस किसी तरह जीवित है, ठीक है, वो बस जीवित है, लेकिन उसका अस्तित्व अब अपना अस्तित्व वो अस्तित्व नहीं है जो 1707 तक था। यानी औरंगजेब की मृत्यु तक जो अस्तित्व था वो अस्तित्व नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु तक मुगलिया सल्तनत विश्व की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी। मुगलिया सल्तनत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उस समय तक विश्व की सबसे ज्यादा जो सेना लड़ती थी वो मुगलिया सल्तनत के पास थी। विश्व की सबसे लड़ाकू सेना मुगलिया सल्तनत के पास थी। विश्व के सबसे उपजाऊ भाग मुगलिया सल्तनत के साथ हैं। विश्व के सबसे अमीर लोग मुगलिया सल्तनत के साथ हैं। विश्व में सबसे ज्यादा रईस शहर, सबसे अमीर शहर मुगलिया सल्तनत के अधीन है। तो उस समय मुगलिया सल्तनत का अलग रुतबा है, ठीक है, और अभी मुगलिया सल्तनत का अलग रुतबा है, क्योंकि मुगलिया सल्तनत से निकलकर ही अवध स्वतंत्र हुआ है, मुगलिया सल्तनत से निकलकर ही बंगाल स्वतंत्र हुआ है, मुगलिया सल्तनत से ही निकलकर इधर ये मराठा स्वतंत्र हो चुके हैं, मुगलिया सल्तनत से ही कहीं ना कहीं विद्रोह करके ये मराठा वाला भाग पूरा स्वतंत्र हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा मुगलिया सल्तनत से ही निकलने वाले भाग हैं। तो अब का मुगलिया सल्तनत अलग है, जो किसी के रहमो करम पे एक तरह से पल रहा है, और उस समय का मुगलिया सल्तनत अलग था। तो आज हम बात कर रहे हैं आसफ उद दौला का, जिनका शासनकाल 1775 से लेकर 1797 तक रहा। अवध भाग 8 की आज हम बात करेंगे और देखते हैं कि आज के आसफ उद दौला के शासनकाल में प्रमुख बातें, वैसे तो आसफ उद दौला की समय की प्रमुख बातें हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम देख लेते हैं। आइए, 1775 में शुजा-उद-दौला के मरने के बाद उसका पुत्र आसफ उद दौला अवध का नवाब बनता है। यह अवध का चौथा नवाब था। हमने बात की कि 1775 तक जो शुजा-उद-दौला है मर गए। शुजा-उद-दौला कौन? तो हमने बात की कि शुजा-उद-दौला जो हैं ये वही हैं जिनके समय में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में 3 त्रिकूट सेनाएं, यानी शुजा-उद-दौला की सेना,
शाह आलम द्वितीय की सेना और मीर कासिम की सेना ने संयुक्त रूप से मिल करके अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज जीत गए और शुजाउद्दौला हार गए। और शुजाउद्दौला के हार के बाद शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 में हस्ताक्षरित की गई, सिग्नेचर किया गया, और जिसमें शुजाउद्दौला पर बहुत सारा क्या थोप दिया गया, धन थोप दिया गया कि आपको देना है। और उसके बाद अवध की लगभग कमर ही टूट गई। अवध की जो सेना थी उसे हटा दिया गया और अवध को अब अंग्रेजी सेना रखना पड़ा और अंग्रेजी सेना का खर्चा देना पड़ा, जो कि अवध कहीं ना कहीं दे नहीं पा रहा था अंग्रेजी सेना का खर्चा, जिसकी वजह से अवध पर बहुत ज्यादा कर चढ़ता चला गया, और ये कहीं ना कहीं बुरा हुआ। ठीक, अब इसी के मद्देनजर ये कर चाहे जब अंग्रेज चाहते वसूल करते, ठीक। कई संधियां भी हुई कि ठीक है इतना धन दे दीजिए, आपको फिर धन देने की जरूरत नहीं होगी, इतना धन दे दीजिए फिर धन देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब अंग्रेजों की मनमानी थी, वो जब चाहते जितना चाहते धन वसूल कर ही लेते। आगे बात करते हैं। तो ये शुजाउद्दौला अवध के तीसरे नवाब थे और अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला के मरने के बाद उनके जो पुत्र हैं आशफउद्दौला, वो गद्दी पर क्या करते हैं, बैठते हैं। ठीक है, शुजाउद्दौला से पहले जो नवाब थे यहाँ के शहादत अली खान थे, जिन्होंने एक तरह से अवध की स्थापना की। उसके बाद सफदरजंग थे और उसके बाद शुजाउद्दौला थे। तो ये तीनों जो नवाबों की श्रेणियां हैं, ये तीनों ही उच्च कोटि के नवाब हैं, यानी बेहतरीन ढंग के नवाब है। ऐसा नहीं कि ऐवे नवाब है। शहादत अली खान एक बेहतरीन नवाब है, ठीक। सफदरजंग भी एक बेहतरीन नवाब है, शुजाउद्दौला भी एक बेहतरीन नवाब है। और आशफउद्दौला जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनके पास उतना धन नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा धन अंग्रेज ले चुके हैं और जो बाकी का धन है वो कहीं ना कहीं शुजाउद्दौला की पत्नी और शुजाउद्दौला की माँ के पास है, ठीक है। तो इनके पास अपना धन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशफउद्दौला के समय प्रमुख घटनाएं निम्न है। आशफउद्दौला के समय जो घटनाएं घटी वो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला, फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की एक संधि होती है। फैजाबाद की संधि क्या है? तो फैजाबाद की संधि के अंतर्गत जो अंग्रेज हैं उन्होंने बनारस वाले भाग को ले लिया, ठीक। ये घटना किसके समय की है? आशफउद्दौला की है। शुजाउद्दौला के पुत्र आशफउद्दौला के समय की फैजाबाद की घटना है। क्या है फैजाबाद की घटना? तो अंग्रेजों ने बनारस को अपने कब्जे में ले लिया। अपने कब्जे में लेने का मतलब कि बनारस जो था अवध के नियंत्रण में था और बनारस जो कर देता था, जो लगान देता था, वो अवध को देता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब बनारस अवध को लगान नहीं देगा बल्कि बनारस हमें लगान देगा, अंग्रेजों को। तो अब बनारस ने कहा कि ठीक है हम आपको लगान देंगे, लेकिन हमसे उतना ही लीजिएगा जितना हम अवध को देते थे। तो इस बात पर बात तय हो गई कि अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है हम आपसे उतना ही लेंगे जितना आप अवध को देते थे। तो जितना आप अवध को देते थे 22 लाख रुपया वार्षिक, आप 22 लाख रुपया वार्षिक हमें दीजिएगा। अब बनारस 22 लाख रुपए वार्षिक देने लगा। किसको देने लगा? तो अंग्रेजों को देने लगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं वॉरेन हेस्टिंग को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि वो एक तरह से बनारस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि बनारस को ले लें। उन्होंने बनारस से और रुपयों की मांग की, बनारस ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बनारस से घोड़ों की मांग की, सैनिकों की मांग की, बनारस ने देने से इनकार कर दिया। अब इसके एवज में उन्होंने बनारस पर आक्रमण कर दिया। उससे पहले ही बनारस के राजा चैत सिंह जाकर के उनसे मिले और उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरी लाज रखिए, ठीक। लेकिन हाँ, तो चैत सिंह ने कहा कि देखिए मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं चाह कर भी इतना धन नहीं दे सकता हूं। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि नहीं, धन तो आपको देना ही पड़ेगा और अब जितना देते थे आपको उससे ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये बात थी कि एक तरह से चैत सिंह को कैद कर लिया गया और चैत सिंह को लेकर के अंग्रेज जाने लगे। जब चैत सिंह के सैनिकों ने देखा और बनारस में लोगों ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे राजा को इतनी बेइज्जती से लेकर के जाया जा रहा है, और बनारस के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, तो वॉरेन हेस्टिंग को पूरी तरह से कत्लेआम होने लगा।
अंग्रेजी सेना को बहुत बुरी तरह कत्ल किया गया वहां पर। और वॉरेन हेस्टिंग कहीं से छुपके से, चोरी से महिलाओं के कपड़े पहन करके और वहां से भागता है, जान बचाकर बस किसी तरह भागता है। एक बड़ा फेमस लाइन थी कि घोड़े पर हौदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वॉरेन हेस्टिंग। तो किसी तरह वो भागता है, लेकिन फिर से वॉरेन हेस्टिंग बड़ी सेना लेकर के और चैत सिंह पर फिर से आक्रमण करता है। चैत सिंह जो अपना खजाना है, पूरा खजाना लेकर के ग्वालियर भाग जाते हैं और ग्वालियर ही पूरा उनका जीवन बीत जाता है। तो इस समय चैत सिंह को सहायता करने वाली जो महिलाएं थीं, वो कहीं न कहीं शुजाउद्दौला की पत्नी थी। शुजाउद्दौला जो की पत्नी जो है, वो चैत सिंह को अपना भाई मानती थी और आर्थिक रूप से हमेशा चैत सिंह को सहायता करती रहती थी। क्लियर है बात? और इस बात के लिए वॉरेन हेस्टिंग की बड़ी बुराई हुई। किस बात के लिए? कि आपने आक्रमण किया बनारस पर और आक्रमण में जितना खर्च लगा, आपको वहां से धन के रूप में उतना भी प्राप्त नहीं हो सका, तो आपको बनारस पर आक्रमण करने का औचित्य ही क्या था? तो आप बनारस पर आक्रमण किए ही क्यों? ये घटना भी वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग के लिए कहीं ना कहीं कारगर रही। कहीं ना कहीं ये घटना भी उनके ऊपर जब महाभियोग लगा, वॉरेन हेस्टिंग जब यहाँ से कार्यकाल खत्म करके अपना इंग्लैंड जाते हैं, तो उन पर महाभियोग चलाया जाता है। और ये अलग बात है कि उसी समय, महाभियोग के समय ही फ्रांस में विद्रोह हो जाता है और सबका ध्यान फ्रांस की तरफ चला जाता है और वॉरेन हेस्टिंग छूट जाते हैं। लेकिन जब तक वॉरेन हेस्टिंग छूटते हैं, उन पर कई करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है और उनकी स्थिति बड़ी बुरी हो चुकी थी। चलिए, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस बात इतना कर रहे हैं कि फैजाबाद की संधि। तो फैजाबाद की संधि का मूल तत्व यही था कि जो बनारस है वो अंग्रेजों को दे दिया जाए और जितना कर बनारस अवध को देता था, उतना ही कर बनारस अंग्रेजों को देगा। लेकिन ये बहुत दिन तक चल नहीं पाया। अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बनारस को कब्जा कर लिया, बनारस को हथिया लिया या लूट लिया। आगे बढ़ते हैं। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाना। आसफउद्दौला ने सबसे पहला कार्य जो किया नवाब बनते ही, कि अपनी राजधानी जो थी वो बदल दी, यानी फैजाबाद राजधानी, फैजाबाद शहर आप जानते हैं कि किसने बसाया था? तो फैजाबाद का शहर शहादत अली खान ने बसाया था। कब बसाया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फैजाबाद शहर शहादत अली खान ने बसाया था और फैजाबाद को धीरे धीरे, फैजाबाद अपने चरम पर पहुंच रहा था, यानी विकास की गाड़ी फैजाबाद में चरम पर पहुंच रही थी। लेकिन तब तक आसफउद्दौला ने राजधानी क्या कर दी? बदल दी। और राजधानी बदलकर फैजाबाद से कहाँ कर दी? तो लखनऊ कर दी। ठीक। अब राजधानी बदलने का भी एक कारण था, क्योंकि जो आसफउद्दौला हैं, उनसे और उनकी माँ से और उनकी दादी से बन नहीं रही थी, यानी वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा हो रहा था। क्योंकि आसफउद्दौला को धन चाहिए था और वो धन उनकी माँ और उनकी दादियाँ उनको देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या किया? मना कर दिया कि नहीं, हम ये धन तुमको नहीं देंगे। और जब उन्होंने मना कर दिया तो ये कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद था, जिसकी वजह से आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी क्या कर ली? लखनऊ बना ली। ठीक। तो ये दूसरी बड़ी घटना थी कि आसफउद्दौला द्वारा अपनी राजधानी क्या करना? फैजाबाद से लखनऊ बना लेना। तीसरा, इमाम बाड़ा का क्या करना? निर्माण। इमाम बाड़ा, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है, उसका इन्होंने क्या किया था? निर्माण करवाया था आसफउद्दौला ने। इमाम बाड़ा एक बहुत बेहतरीन, बड़ा इमाम बाड़ा जो है एक बहुत बेहतरीन इमारत है, आज भी लखनऊ में अपने गौरवशाली इतिहास के साथ वो चमक रही है। तो इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। चूंकि इनको इमारतों निर्माण का बहुत सारा शौक था और ये काफी धन उस पर खर्च करते थे, तो इन्होंने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। ये भी एक बड़ी घटना है। अवध के बेगमों की लूट। अब वॉरेन हेस्टिंग ने आसफउद्दौला से पैसा मांगा कि भाई आप पर बहुत सारा उधारी है और आप हमें पैसा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आसफउद्दौला ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं, जो भी पैसा है मेरी माँ के पास और मेरी दादी के पास है, आप उन्हीं से जाके ले लीजिए।
तो वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप जाकर उनसे छीन लीजिए। तो असफउद्दौला ने कहा कि ठीक है, मैं छीनूंगा, लेकिन आप अपने उस सैनिक भेजिए, क्योंकि ये सही नहीं लगता कि एक पुत्र अपनी माँ का धन छीने। तो वॉरेन हेस्टिंग की सेना जाती है और बहुत ही बेरहमी से उनकी माँ, उनकी दादियों और बहुत सारी बेगमों से, उनके जेवर से लेकर, उनके पैसे से लेकर हर चीज छीना जाता है। इसे ही अवध के बेगमों की लूट कहते हैं। और ये बहुत घृणित घटना थी एक तरह से, क्योंकि जो उनके साथ व्यवहार किया गया, जो सलूक किया गया, वो बहुत बुरा था। महिलाओं से धन छीनना ये बहुत बड़ी घटना थी, और आज भी इतिहास के काले पन्नों में ये कहीं ना कहीं दर्ज है। अवध में इसे बेटे द्वारा माँ की लूट कहा जाता है। अवध की बेगमों की लूट छोड़कर बेटे द्वारा माँ की लूट कहा के नाम से इसे जानते हैं। तो ये इनके समय की भी अवध के बेगमों की लूट हुई। और तो पहला फैजाबाद की घटना, राजधानी इन्होंने बदला, इमामबाड़े का निर्माण करवाया, और इन्हीं के समय में इनकी माँ को और इनकी दादी को लूटा गया, इन्हीं के द्वारा, अगर एक तरह से देखा जाए। अगला बनारस विद्रोह, यानी जो चैत सिंह थे उनका विद्रोह जो था बनारस विद्रोह। चैत सिंह की लूट, चैत सिंह ने अपना धन लेकर के सारा ग्वालियर भाग गए, उसे ही चैत सिंह की लूट के रूप में जाना जाता है। गोरखपुर कांड, गोरखपुर कांड को हम अभी पढ़ेंगे। नंद कुमार की फांसी, तो नंद कुमार की फांसी को हम पढ़ चुके हैं। तो नंद कुमार की फांसी में क्या हुआ था कि एक नंद कुमार हैं जो बंगाल के जमींदार हैं और अंग्रेजों के लिए टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नंद कुमार को जो काउंसिल के मेंबर हैं उकसाते हैं। नंद कुमार को दीवान बनने के लिए वॉरेन हेस्टिंग को ढेर सारा रुपया देते हैं कि भाई वॉरेन हेस्टिंग जी, ये घूस है और मुझे और मेरे बेटे को आप दीवान बना दीजिए। वॉरेन हेस्टिंग धन तो ले लेता है, लेकिन ना ही नंद कुमार को दीवान बनाता है, ना ही नंद कुमार के बेटे को दीवान बनाता है। और इस बात से नंद कुमार बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। और नंद कुमार क्या करते हैं, तो नंद कुमार काउंसिल के सदस्यों से मिलते हैं। काउंसिल के सदस्य जो वॉरेन हेस्टिंग के विपक्ष में होते हैं, विरोध में होते हैं, वो कहते हैं कि आप एक लेटर लिखिए काउंसिल को कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या बुराइयां की हैं, कहां कहां क्या क्या घूस लिया। तो नंद कुमार एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मीर जाफर की जो विधवा थी मुन्नी, उनसे वॉरेन हेस्टिंग ने 2.5 लाख रुपया लिया था, उनको उनके ही बेटे का गार्जियन नियुक्त करने के लिए, अभिभावक बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया लिया था। और मुझसे भी ढेरों सारा पैसा लिया था कि मुझे दीवान बनाएगा। और लेकिन ये सारा धन जो है वो कंपनी के फंड में नहीं गया, ये सारा धन जो है वो वॉरेन हेस्टिंग की जेब में गया। जब ये लेटर आता है काउंसिल के पास, तो काउंसिल पढ़ती है और इसके लिए एक ऑफिसर नियुक्त होता है। इस केस के लिए ऑफिसर नियुक्त होता है, बातें होती हैं, और ये मामला जो है, ये बात जो है साबित हो जाती है। हेस्टिंग पर ये बात साबित हो जाती है कि हाँ, हेस्टिंग ने घूस लिया है। हेस्टिंग पर एक निश्चित अमाउंट लगाया जाता है कि आप इतना पैसा सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे। अब एक उस समय का बंगाल का गवर्नर जनरल पे इतना बड़ा मुकदमा चला एक तरह से, और वो बात साबित हो गई, चोरी की बात साबित होगी, घुसखोरी की बात साबित हो गई, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपमान की घटना है। अब वो कहीं ना कहीं नंद कुमार से बहुत ही ज्यादा खीस खाए बैठे हैं। तो किसी न किसी मुकदमा में उन्हें नंद कुमार को फंसाना है। कुछ ही 4 महीने के अंदर नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी मुकदमे के अंतर्गत, और उन पर फिर दूसरा मुकदमा चला दिया जाता है। और उस समय जो है ब्रिटेन का जो कानून है उसके अंतर्गत जो फ्रॉड है, यानी 420 जो है, उसके अंतर्गत फांसी थी। तो ना ही किसी हिंदू लॉ के अंतर्गत बातें चलती हैं, ना ही मुस्लिम लॉ के अंतर्गत बातें चलती हैं। ये ब्रिटेन के कानून के अंतर्गत उसमें बातें चलती हैं। और फाइनली कुछ दिनों में नंद कुमार को फांसी की घोषणा हो जाती है, और कुछ ही दिन में नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है। यानी 72 साल वर्ष के नंद कुमार को फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे, जज थे एलिजा एम्पे, वो वॉरेन हेस्टिंग के बैचमेट रहे, कभी उनके साथ पढ़े थे, और दोनों पक्के गहरे दोस्त थे। और एक साजिश के तहत नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है। और ये घटना भी कहीं ना कहीं वॉरेन हेस्टिंग के महाभियोग लगाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। क्लियर है? तो बनारस विद्रोह, गोरखपुर फांसी, बंगाल में नवाबी की समाप्ति।
1775 में हमने बताया कि बंगाल में नवाबियत क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। ठीक, बंगाल के जो आखिरी नवाब थे वो मुबारक उद दौला थे, जो कि 1770 से लेकर 1775 तक वहां शासन किए, और उनके बाद से इसी सुप्रीम कोर्ट और इसी मुख्य न्यायाधीश के आदेश से बंगाल में नवाबियत समाप्त कर दी जाती है। और 1775 में ही आसफ उद दौला गद्दी पर क्या करते हैं, बैठते हैं। तो ये प्रमुख घटनाएं थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। अब इसे भूल भुलैया क्यों कहते हैं? भूल भुलैया कहने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है कि इसमें कई सारे रास्ते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति है, जो उस रास्तों से नहीं गुजरा है, वो कभी भी उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता जहां पर नवाब या राजा छुपे हुए। पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। ठीक, तो नवाब या राजा उससे क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। नवाब या राजा उससे सब सेफ हो जाएंगे, और जब नवाब या राजा उससे सेफ हो जाएंगे तो फिर उसको बनाने का जो मूल चीज है वो निकल करके आ रही है। भूल भुलैया इसीलिए बनाया गया था कि राजा की सेफ्टी के लिए या नवाब की सेफ्टी के लिए। ठीक है, अवध का सिराजुद्दौला ने 1784 से 1794 के मध्य बनवाया था। यह विशाल गुंबद हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। ठीक, इसे बनाने में 5 से 10 लाख की लागत आई थी। नवाब इसकी साज सज्जा पर ही 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च करते थे। यह ईरानी निर्माण शैली का एक उदाहरण है। इस इमारत के अंदर विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया बनी है, जो अनचाहे प्रवेश को रास्ता भुलाने में मदद करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोरखपुर की घटना का कि क्या थी गोरखपुर की घटना, आखिर क्या थी जो कि आसफ उद दौला के समय में हुई थी। गोरखपुर की घटना आखिर क्या थी गोरखपुर की घटना? तो आइए गोरखपुर की घटना की बात करते हैं। गोरखपुर के अत्याचार की व्याख्या कोलबुक ने किया है, और कोलबुक कहता है कि गोरखपुर की घटना वॉरेन हेस्टिंग के समय में सबसे निंदनीय घटना है। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसमें आप लोग जानते होंगे कि अवध के बेगमों की जो लूट थी वो वॉरेन हेस्टिंग के समय की सबसे निंदनीय घटनाओं में से एक। ठीक है, लेकिन जो गोरखपुर की घटना है वो अवध की बेगमों से भी कहीं ज्यादा बड़ी घिनौनी घटना है और बुरी घटना है। क्या है गोरखपुर घटना, आइए देखते हैं। 1778 में की घटना है। हेनले नामक एक अधिकारी को कंपनी की नौकरी से निकालकर अवध के नवाब के संरक्षण में भेज दिया गया। 1778 में हेनले नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको कंपनी ने क्या किया, कहा कि देखिए आप यहाँ से अभी कंपनी की जॉब छोड़िए और आपको नवाब के पास भेजा जाता है। नवाब यानी आसफ उद दौला के पास भेजा जाता है, उनके संरक्षण में भेजा जाता है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी सारी बातों को आप रिपोर्ट करिए कंपनी कि ऐसा नहीं ना कि वो साजिश बना रहे हैं। जिस प्रकार से मीर कासिम जो साजिश कर रहा था, मीर जाफर जिस प्रकार से साजिश कर रहा था, तो ऐसा तो नहीं कि आसफ उद दौला जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो आप उनकी दरबार में रहिए, उनकी गतिविधियों को नोट करिए और नोट करके कंपनी को रिपोर्ट किया करिए कि उनकी हरकतें क्या हैं, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं। किसको? तो हेनले को कंपनी की जॉब से निकाल कर, कंपनी की ही जॉब एक तरह से वो कह लीजिए कि कंपनी की ही जब कंपनी ने हेनले को क्या किया, आसफ उद दौला के पास नियुक्त कर दिया, आसफ उद दौला पर एक तरह से नजर रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेनले ने अवध के नवाब आसफ उद दौला पर दबाव बनाकर बहराइच और गोरखपुर इन दो जागीरों की दीवानी और फौजदारी दोनों अपने हाथों में ले ली। क्या हुआ? हेनले ने क्या किया? हेनले ने किया कि बहराइच यानी गोंडा वाला भाग, जो लखनऊ वाला अवध वाला भाग ही है, गोंडा से जुड़ा हुआ है बहराइच, और गोरखपुर उधर की तरफ पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे तो बहराइच, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, ये सारी चीजें पड़ती जाएंगे। उसके बाद बिहार का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बहराइच और गोरखपुर की दीवानी और फौजदारी दोनों अपने हाथों में ले ली। किसने? हेनले ने 1778 में बहराइच और गोरखपुर दोनों की दीवानी और फौजदारी यानी पैसा वसूलना और शासन का नियंत्रण स्थापित करना, दोनों चीज आसफ उद दौला से किसी न किसी तरह प्राप्त कर ली। आसफ उद दौला दबाव बनाकर उनको बहुत परेशान करके, उनको मेंटली टॉर्चर करके किसी न किसी तरह क्या कर ली, प्राप्त कर ली। गोरखपुर और बहराइच दोनों की दीवानी प्राप्त कर ली और फौजदारी भी प्राप्त कर ली।
हेनले ने यहाँ के सारे नियम और कानून को धता बताते हुए मनमाने ढंग से लगान वसूलने लगा जैसे लूट हो रही है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, जब आप जिस क्षेत्र में हैं और उसी क्षेत्र में आपको रहना है, उसी क्षेत्र में आपके पुश्त दर पुश्त लोग रहते आए हैं और उसी क्षेत्र में आपके पुश्त दर पुश्त लोग रहते रहेंगे, तब आप कहीं ना कहीं जब शासन में रहते हैं तो आप बढ़िया शासन करने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप लूटते नहीं, आप लूटते तो हैं ही, लेकिन वो लूट जो होती है वो कम होती है, हिसाब में होती है, मनमाने ढंग से नहीं होती है। लोगों का ध्यान भी रखा जाता है। अगर 80 रुपए लूटा जा रहा है तो 20 रुपए का कुछ कार्य भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पुश्त दर पुश्त किसी और देश से हों, आपके पुश्तों को भी किसी और देश में ही रहना हो और आप भी जानते हैं कि आप बस कुछ ही समय के लिए यहाँ आए हैं, आप भी यहाँ से हट जाएंगे, तो आपका बस एक ही उद्देश्य रहता है कि लूटिए। और सिर्फ लूट ही नहीं रहता है आपका उद्देश्य, आपका उद्देश्य रहता है कि खून चूस लीजिए। तो हेनले का वही उद्देश्य था। हेनले, जो उस क्षेत्र का दीवाना और फौजदार दोनों पर नियुक्त कर दिया गया था, हेनले का यही उद्देश्य था कि इस गोरखपुर और बहराइच वाले लोगों को क्या करो, इनका खून चूस लो। तो हर नियम जो बने थे, हर कानून जो बने थे, सबको एक तरफ रख करके उसने गोरखपुर और बहराइच को लूटना शुरू किया, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। इस तरह लूटना शुरू किया कि लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दी, लोग गोरखपुर से भागने लगे। आज के समय में आप जब गोंडा के लोगों से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि हम लोग गोरखपुर से आए हैं। तो ये गोरखपुर से कब आए हैं? वही 1778 के बाद आए हैं। कारण कि गोरखपुर से जनसंख्या भागने लगी, पलायन करने लगी। उसके पास खाने के लिए नहीं था, ओढ़ने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था। इस हिसाब से उस बेकार आदमी ने सब कुछ लूट लिया। एक तरह से कहा जाए तो खून चूसना शुरू कर दिया था। तो और क्यों? क्योंकि वो जानता था कि हमें कुछ ही समय के लिए यहाँ का दीवान और फौजदार रहना है, बाकी समय तो हमें रहना नहीं है। तो इन्हें इतना लूटो कि मेरा जो थैली है, मेरी जो थैली है वो भर जाए। ऐसा नहीं है कि वो सारी लूट कंपनी के हिस्से में जा रही थी, नहीं। ये वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी, हर एक सिपाही अपनी झोली भरने में लगा था। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो रही है और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वफादार हैं, या यूं कहें तो जो उनके उसमें कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो सैनिक हो चाहे अधिकारी हैं, वो मालामाल हो रहे हैं। कंपनी दिवालिया हो रही है और कंपनी में कार्य करने वाले लोग मालामाल हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो गोरखपुर से लोग भागने लगे। अब परेशानी यह हो गई कि मात्र 3 वर्ष के हेनले के कार्यकाल में गोरखपुर वीरान हो गया। यानी गोरखपुर वीरान हो गया, यानी सब लोग छोड़ के भाग गए। जो बचे वो मर गए, आत्महत्याएं कर ली गई। किसके द्वारा? गोरखपुर में रहने वाले लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि मात्र 3 वर्ष में उसने पूरे इलाके को में तहलका मचा दिया। यहाँ के लोग गोरखपुर छोड़कर भाग गए, बहुत से लोग भूख के कारण मर गए। हेनले से परेशान होकर अवध के नवाब ने वॉरेन हेस्टिंग को पत्र लिखकर कहा कि अगर हेनले मेरे राज्य में भेजा जाएगा तो मैं खुद अपना राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। आसफउद्दौला ने एक लेटर लिखा। अब भाई प्रजा किसकी है? प्रजा तो आसफउद्दौला की ही है, ठीक। तो अब जब हेनले ने इतना परेशान कर दिया लोगों को, इतना परेशान किया, तो लोग कहाँ भाग के जाएंगे? लोग भाग के नवाब के पास जाएंगे, क्योंकि वो तो उन्हीं के नवाबियत में थे ना। ये तो आसफउद्दौला की जिम्मेदारी है कि वो उन पर अंग्रेज आक्रमण किए या उन पर अंग्रेजों ने दबाव डाला और उन्होंने दीवानी और फौजदारी एक अंग्रेज को दे दी, जिस अंग्रेज को यहाँ के लोगों के भावनाओं से कोई मतलब नहीं, उनके जीने और मरने से कोई मतलब नहीं, उनके किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो जिम्मेदारी किसकी है? आसफउद्दौला की है। तो आसफउद्दौला ने क्या कहा? एक लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा आसफउद्दौला ने? आसफउद्दौला ने लेटर लिखा वॉरेन हेस्टिंग को और कहा कि अगर ये हेनले हमारे यहाँ रहा, यानी गोरखपुर का दीवान या फौजदार रहा, तो मैं आत्महत्या करूंगा और मैं स्वयं इस क्षेत्र को छोड़ के चला जाऊंगा। मैं खुद नवाब नहीं रहूंगा, आप अपनी नवाबियत संभाल लीजिएगा। जब मेरी बातें कुछ मानी ही नहीं जा रही हैं, मेरा कहा हुआ कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप ही नवाबियत चला लीजिएगा जब पूरी तरह से आप ही चला रहे हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग को मजबूर होकर के
हेनले को वहां से हटाना पड़ा। लेकिन इन 3 सालों में गोरखपुर पूरी तरह से वीरान हो गया। गोरखपुर के लोग भाग करके आकर के कहीं ना कहीं लखनऊ में, गोंडा में और बलरामपुर में, इन जगहों पर आकर के बसने लगे बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। आज भी बहुत सारे घर हैं गोंडा में जो हमेशा पूछने पर यही बताते हैं कि आपका मूल निवास कहाँ है, तो गोरखपुर। तो क्यों आए थे गोरखपुर से? क्योंकि उस समय वहां पर एक अंग्रेज दीवान था, एक अंग्रेज फौजदार था जिसका नाम हेनले था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने अंततः हेनले को गोरखपुर से बर्खास्त कर दिया। 1797 में आशफउद्दौला की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा वजीर अली गद्दी पर बैठता है। 1797 में क्या हो जाता है? आशफउद्दौला की मृत्यु हो जा रही है और उनके जो बेटे हैं वजीर अली, ठीक है, ये गद्दी पर बैठ गए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आशफउद्दौला के भाई शहादत अली खान द्वितीय ने वजीर अली की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठा। आशफउद्दौला के जो भाई हैं शहादत अली, उन्होंने वजीर अली को यानी कि आशफउद्दौला के बेटे को मार दिया। आप देख रहे हैं 1797 से मात्र 1798 तक, 1 साल तक वो कार्यरत रहे। उसके बाद शहादत अली खान द्वितीय जो है वो बैठ गए 1798 से, और 1814 तक उनका शासन रहेगा। शहादत अली खान द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायता ली और सर जॉन शोर को इलाहाबाद देकर अवध की नवाबी ली। अब आशफउद्दौला के जो भाई हैं कौन है? शहादत अली खान द्वितीय। तो कौन बैठना चाहिए गद्दी पर? वजीर अली बैठना चाहिए। वजीर अली गद्दी पर बैठा। लेकिन जो शहादत अली खान द्वितीय हैं ये अंग्रेजों से मिले और उन्होंने कहा कि देखिए आपको जो भी चाहिए, ठीक है, हम आपको वो देंगे, लेकिन जो नवाबियत है आप हमें नवाब बना दीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप हमें क्या देंगे? तो उन्होंने कहा कि जो आपको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इलाहाबाद हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो शहादत अली खान ने इलाहाबाद क्या कर दिया? उनको दे दिया और अपने ही भाई के बेटे को वजीर अली को मार दिया। और अंग्रेजों ने इनका समर्थन किया शहादत अली खान का, और इनको क्या बना दिया? दीवान बना, नवाब बना दिया गया अवध का। तो अवध के नवाब कौन हो गए? शहादत अली खान द्वितीय अवध के नवाब। आगे बढ़ते हैं। 1801 में अवध भी सहायक संधि के जद में आ गया और अवध पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब शहादत अली खान जो है, शहादत अली खान द्वितीय, अब ये पूरी तरह से क्या थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। इनको बैठाया किसने था? शहादत अली खान को अंग्रेजों ने बैठाया था। क्योंकि अभी तक देखिए शुजाउद्दौला थे, शुजाउद्दौला हारे थे, लेकिन उनको गद्दी पर अंग्रेजों ने नहीं बैठाया था। शुजाउद्दौला के बेटे जो हैं आशफउद्दौला, इनको भी गद्दी पर अंग्रेजों ने नहीं बैठाया है। वजीर अली, इनको भी अंग्रेजों ने गद्दी पर नहीं बैठाया है। लेकिन शहादत अली खान, देखिए फिर से वही बात हुई कि शहादत अली खान आप हमारे पक्ष में रहिए और हम आपको देंगे नवाबियत तो दे दी गई, लेकिन सहायक संधि जो थी वो अवध पर थोप दी गई। सहायक संधि का मतलब ये कि पूरी तरह से अवध पर हमारा कब्जा। सहायक संधि आप पढ़ा चुके हैं, उसे बाद आप देख लीजिएगा। पूरी तरह से अवध पर कब्जा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शहादत अली खान द्वितीय के समय ही अवध में सहायक संधि लागू हुआ। इसके मूल कारण थे अवध की कमजोरी। अब शहादत अली खान जो है वो कमजोर शासक है, क्योंकि अंग्रेजों की दया से, कृपा से वो नवाब बने हैं। तो अंग्रेज जो कहेंगे उन्हें करना है। अंग्रेजों ने कहा कि सहायक संधि लागू करिए, उन्होंने कहा कि ठीक है मालिक, सहायक संधि लागू, और सहायक संधि लागू हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो एक तरह से सहायक संधि तो 1765 में ही लागू हो गई थी। हाँ, वो बात अलग है कि उसे माना नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद की संधि के बाद जो शुजाउद्दौला हैं उन पे पूरी तरह से सारी चीजें थोप दी गई हैं। सेना वो रख ही रहे हैं, खर्च वो दे ही रहे हैं। तो एक तरह से सहायक संधि हो ही गई है 1765 में। लेकिन नाम मात्र की सहायक संधि फिर से, जो सहायक संधि वाली सहायक संधि थी, यानी सहायक संधि पूरी तरह से लागू कब हो गई? तो ध्यान रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। शहादत अली खान द्वितीय, शहादत अली खान प्रथम यानी अवध के संस्थापक, और शहादत अली खान ही जो हैं वो अवध के अंतकर्ता हैं। ठीक है, ये उसी प्रकार आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से बाजीराव, मराठा शक्ति को उत्थान पर ले जाने वाले बाजीराव, याद करिए बाजीराव, मराठा शक्ति को उत्थान पर ले जाने वाले बाजीराव, और मराठा शक्ति को नष्ट करने वाले भी बाजीराव द्वितीय। नाम तो कैरेक्टर अलग अलग है, व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन क्या है, ये नाम एक ही है।
व्यक्ति अलग अलग है, नाम एक ही है। तो शहादत अली खान अवध के को स्थापित करने वाले और शहादत अली खान द्वितीय अवध को नष्ट करने वाले। ठीक। बाजीराव मराठा साम्राज्य को उत्थान पर ले जाने वाले और बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का पतन करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहादत अली खान द्वितीय ने रुहेलखंड, गोरखपुर, गंगा यमुना का दोआब ये सारे क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए। क्या दे दिया? नवाब बनने के लिए शहादत अली खान द्वितीय ने अंग्रेजों को क्या क्या दिया? तो जितने उपजाऊ क्षेत्र थे वो सारे के सारे अंग्रेजों को दे दिए। देखिए जैसे में रुहेलखंड, गोरखपुर, गंगा यमुना का दोआब ये सारे क्षेत्र किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। आगे बात करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने इसे राजा की उपाधि दी। अब शहादत अली खान भाई नवाब बने। अब नवाब तो है नहीं। नवाब क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा क्षेत्र नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और ये अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को काम मुंह देखना है, भाई आप क्या कहेंगे तो हम वही करेंगे। तो एक तरह के नवाब तो ये हुए नहीं। लेकिन अब ये नवाब नहीं है तो इन्होंने कहा कि कुछ थ्रिल किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए। तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग को ढेर सारा धन दिया और वॉरेन हेस्टिंग से कहा कि भाई साहब मुझे राजा की उपाधि दे दीजिए। तो वॉरेन हेस्टिंग ने शहादत अली खान को ढेर सारा धन लेकर इनको राजा की उपाधि दे दी। तो एक व्यक्ति जो नवाब तो ढंग का है नहीं, वो राजा की उपाधि लेकर राजा और हो गया। ठीक है। तो 1798 से 1814 तक इनका शासनकाल चला और इन्होंने धन देकर के राजा की उपाधि प्राप्त की। चलिए किसी तरह से प्राप्त की, धन देकर उपाधि है। उसी प्रकार से जैसे कि आज लोग बीएससी या एमएससी की डिग्रियां धन देकर प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहादत अली खान द्वितीय के बाद बनने वाले लगभग सारे नवाब अयोग्य थे। शहादत अली खान द्वितीय के बाद बनने वाले सारे नवाब, चाहे वो गयासुद्दीन हैदर अली हो, चाहे नसरुद्दीन हैदर अली हो, चाहे मोहम्मद अली शाह हो, चाहे अमजद अली खान हो, चाहे वाजिद अली शाह हो, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अयोग्य व्यक्ति थे। वाजिद अली शाह ने तो कहीं ना कहीं अपना बहुत सारा हुनर दिखाया, लेकिन बाकी के जो नवाब थे वो सच में एकदम अयोग्य रहे। शहादत अली खान द्वितीय के बाद गयासुद्दीन हैदर अली अवध का नवाब बना। उसने भी हेस्टिंग से राजा की उपाधि ली, गयासुद्दीन हैदर अली। अब सोचिए, अब जब भाई शहादत अली खान ने उपाधि ली है तो गयासुद्दीन हैदर अली भी उपाधि लेंगे। तो इन्होंने भी पैसा दे करके उपाधि खरीदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध में कुल 11 नवाबों ने शासन किया। अवध मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र हुआ था। अवध किसके समय में स्वतंत्र हुआ था? तो याद करिए, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला। कब से कब तक शासनकाल? तो 1719 से लेकर 1748 तक इनका शासनकाल था और ये रफी उद दौलत के बाद गद्दी पर बैठे थे। याद करिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी उद दर्जत, रफी उद दौलत और मोहम्मद शाह। इनके बाद बनेंगे अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। यहां तक यानी 1757 तक बहादुर शाह जफर तक शासन चलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवध में कुल कितने नवाबों ने शासन किया? तो अवध में कुल 11 नवाबों ने शासन किया। बंगाल में कुल कितने नवाबों ने शासन किया? तो 10 नवाबों ने शासन किया, लेकिन कार्यकाल 11 का रहा। ठीक है, क्योंकि जो मीर कासिम है वो 2 बार नवाब बने थे। ठीक है, तो ये आसफउद्दौला का रहा। आसफउद्दौला का की संक्षिप्त की अगर देखना चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी माता कौन थी? तो उम्मत ए जोहरा बेगम साहिबा। इनकी समाधि बहुत खूबसूरत समाधियों में से एक है और इसी फैजाबाद में आज भी है और बहुत घूमने वाली जगहों में से एक मानी जाती है। इनके पिता जो है सुजाउद्दौला हैं। इनका शासनकाल जो है 1775 से 1797 तक चला। इनके पूर्ववर्ती जो है सुजाउद्दौला रहे। इनके उत्तरवर्ती वजीर अली खान रहे। इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1748 को। जन्म स्थान रहा फैजाबाद। निधन इनका हुआ 21 सितंबर 1797 को। ठीक, और समाधि इनकी बनी है बड़ा इमाम बाड़ा, यानी जो निर्माण इन्होंने कराया था बड़ा इमाम बाड़ा का, उसी बड़ा इमाम बाड़ा में इनकी समाधि बनी है। किनकी? तो आसफउद्दौला की समाधि बड़े इमाम बाड़ा में ही बनी है। तो ये रहे आसफउद्दौला। अवध पर जो आखिरी वीडियो हम लेकर के आएंगे वो हम लेकर के आएंगे वाजिद अली शाह और अवध का अंत, जिनका कार्यकाल 1847 से लेकर के 1856 तक रहा। और ध्यान रखिएगा, जब 1857 में विद्रोह हो रहा था,
ठीक है। तो बेगम हजरत महल जो है वाजिद अली शाह की ही क्या थी, पत्नी थी, और उन्होंने तलवार खींच करके और 1857 का बिगुल बजाया था और लड़ी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ वाजिद अली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।